हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपके जो सीटेड दिसंबर 2023 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज आपकी पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के अगले चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्यापार से साम्राज्य तक, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए। और यह क्या है, क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर था, देख लेते हैं अब। पहला पॉइंट है कि जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1857 की क्रांति में जो विद्रोही थे उन्होंने अपना नेता किसे चुना, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को चुना था। ध्यान रखिएगा, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को चुना था। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो 1600 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया, और इसे इजाज़तनामा भी कहते हैं। इसमें क्या था कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब क्या हो गया कि भारत में सिर्फ यही कंपनी व्यापार कर सकती है और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। तो यह चार्टर कब मिला, 1600 मिला। इसका मतलब देख लेते हैं। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। मतलब इसका मतलब यही था कि भारत में केवल एक ही कंपनी है जो व्यापार कर सकती है, वह है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह चार्टर कब मिला, या 1600 में मिला। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1696 तक क्या हुआ, कंपनी ने जो आबादी उन्होंने हथियाई थी थोड़ा बहुत, उसके चारों ओर किला बनवाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। उसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1698 में, सन याद कर लीजिए, 1698 में क्या हुआ कि मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। और इन तीनों गांव को सम्मिलित करके आज क्या कहा जाता है, जो 3 गांव उस समय थे उन तीनों गांव को मिला के वर्तमान समय में कलकत्ता जो कोलकाता है, वही उस समय 3 गांव वो जो थे उसी के समान आज कोलकाता है। ध्यान रखिएगा, 1698 में क्या हुआ कि उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, और इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क दिए, मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान किसने दिया था, तो वह मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिया था। ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और फरमान क्या होता है, शाही आदेश होता है। ध्यान रखिएगा, फरमान होता क्या है, शाही आदेश होता है। इसको देख लीजिए, फरमान होता क्या है, शाही आदेश होता है। अगला पॉइंट है कि मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जब मुगल कमज़ोर पड़ने लगे तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। तो उसके बाद अलीवर्दी खान नवाब बना, और अलीवर्दी खान के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना किया। इन्होंने क्या किया, कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। आगे है कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। मतलब विभिन्न तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशान किया जा रहा था। टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। टकराव जो है, दोनों के बीच संघर्ष दिनों दिन बड़े होते गए, गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव का परिणति क्या हुआ, इनका परिणाम क्या हुआ कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध 1757 में हुआ। कहाँ, प्लासी कहाँ है, बंगाल में है। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। तो सिराजुद्दौला क्या किया, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। तो नवाब की जो फौजें थी कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला की फौजें अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। गोदाम पर ताला डाल दिया गया, गोदाम पर ताला लगा दिया गया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेज़ों के हथियार
छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। और क्या किया गया कि अंग्रेज की जहाज़ें जो होती थी उन्हें घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी को कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जे कर लिया। और इसके बाद जो कंपनी ने कलकत्ता में अपना किला बनाया था, जो 1696 में किला बनाना शुरू किया था, उसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। आगे है कि कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ध्यान रखिएगा, किसको रवाना किया? सेनाओं को रवाना किया। किस नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों की तरफ से प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा है। आगे देखते हैं। आगे है, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी के मैदान में नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियों भी थी। तो सिराजुद्दौला हारा क्यों? क्योंकि उसका एक सेनापति था मीर जाफ़र, उसने धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। और मीर जाफ़र की जो टुकड़ियाँ थी इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, मतलब इस युद्ध में भाग ही नहीं लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था। अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या कहा था मीर जाफ़र को कि सिराजुद्दौला को हटाकर हम आपको नवाब बना देंगे। इस कारणवश क्या हुआ था कि मीर जाफ़र ने इस सेना में भाग ही नहीं लिया था। आगे देखते हैं। आगे है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। और प्लासी के युद्ध के बाद जैसा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया था, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या दिया गया था एनसीईआरटी में। अगला पॉइंट है कि कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था कि कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। उसका मेन उद्देश्य कंपनी का क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को फैलाना, ना कि शासन करना। ध्यान रखिएगा, अभी भी कंपनी का उद्देश्य व्यापार को फैलाना था, ना कि शासन करना। आगे है, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने भी विरोध शुरू किया तो क्या किया गया? मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। और जब कंपनी मीर कासिम से परेशान होने लगी, परेशान जब मीर कासिम करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो अंग्रेज़ों ने बक्सर की लड़ाई में इसे हरा दिया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। और इसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते थे। अब क्या हुआ कि नवाब जो होगा बंगाल का, उसे हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यह नियम लगा दिया गया बक्सर के युद्ध के बाद। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। और 1765 में क्या हुआ? मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने अपने इरादे, अपना उद्देश्य भी बदल लिया। कठपुतली नवाबों के साथ साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है कि हमें खुद ही अब नवाब बनना पड़ेगा, तो यह रॉबर्ट क्लाइव का। नोट कर लीजिएगा, यह कथन किसका है? रॉबर्ट क्लाइव का है, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा 1765 में मुगल सम्राट ने क्या किया कि कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। इसको नोट कर लीजिएगा, पूरी कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। आगे है कि क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। ध्यान रखिएगा, क्लाइव जो था, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था और जिसने कहा था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, उसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल की थी। ध्यान रखिएगा, 1743 में क्लाइव की उम्र कितनी थी? 18 साल की थी जब वह मद्रास में आया था। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो 1743 से 67 के बीच में वह 2 बार गवर्नर बना। और उसमें क्या हुआ कि जब वह उसके बाद हमेशा के लिए इंग्लैंड गया तो उसकी दौलत कितनी हो गई थी? 401.102 पाउंड के बराबर हो गई थी। तो उसकी दौलत कितनी थी? 401 पाउंड लगभग मानी गई। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर को अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, इतनी दौलत तो वह जमा कर लिया था, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको अपने दूसरे कार्यकाल में क्या काम दिया गया था कि कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जबकि वह खुद लूट रहा था। कितनी दौलत लूट लिया था? 401 पाउंड के बराबर दौलत को लूट लिया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन क्या हुआ कि उसने
धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो लोगों को शंका हुई, जो अंग्रेज और अफसर थे उन्हें शंका हुई, तो 1772 में ब्रिटिश संसद में इसे अपनी सफाई देनी पड़ी। आगे है, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। सरकार ने उसके ऊपर आरोप क्यों लगाया? क्योंकि उसकी जो संपत्ति थी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसका स्रोत उसे संदेह से, थोड़ा सा संदेह से पूर्ण लग रहा था। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो किया गया, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो प्रश्न बनेगा कि किस अंग्रेज गवर्नर ने आत्महत्या कर ली, तो वह कौन था? 1774 में रॉबर्ट क्लाइव था। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं, जिसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। शेरे मैसूर कहा जाता है हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 था, और उनका विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका शासनकाल 1782 से 1799 तक था। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ? मैसूर काफ़ी ताकतवर हो गया था। आगे है कि मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में थे। तो जो मालाबार तट पर व्यापार होते थे वह मैसूर रियासत के नियंत्रण में थे, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और यहाँ से क्या होता था? कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो क्या हुआ? तो 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जो उसकी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह थे, जो उसके नियंत्रण में बंदरगाह थे, उसमें से चंदन का निर्यात, लकड़ी का निर्यात मतलब चंदन की लकड़ी का निर्यात, काली मिर्च का निर्यात और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। तब अंग्रेज हड़बड़ा गए। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आज बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक लगने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। अंग्रेज क्या मानते थे? जिनकी शक्ति बढ़ती थी तो वह देखते थे कि अगर इस शासक की शक्ति बढ़ रही है तो हमें जल्द ही जल्द उसकी शक्ति को छेड़ करना होगा, उसको कुचलना होगा, क्योंकि यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। ध्यान रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, अब प्रश्न बनेगा कितनी बार हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ? 4 बार। पहली बार 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799, जिसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई। आगे है कि श्रीरंगपत्तनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। तो आखिरी जंग जो हुई 1799 में, उसमें क्या हुआ? कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में चला गया। और मैसूर का जो राजकाज था वह पुराने बोडियार राजवंशों के हाथ में चला गया। आगे है कि इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि किसकी थी? ध्यान रखिएगा, किस गवर्नर की थी सहायक संधि? इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेलेज अली की है। अभी आप आगे उसको पढ़ेंगे, किसी न किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वह किसकी थी? तो वेलेज अली की थी। आगे देखते हैं, आगे है मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तो 1761 में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली से मराठों का युद्ध हुआ और इसमें हार हुई मराठों की, और दिल्ली का शासन पाने की जो इनका सपना था वह चूर चूर हो गया। उसके बाद उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले आदि। आगे देखते हैं, आगे है कि एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो लगातार युद्धों से क्या हुआ कि मराठे भी अपने घुटने टेक दिए। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह किस संधि के साथ खत्म हुआ? सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें किसी पक्ष की जीत नहीं हुई। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मोर्चों पर लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और सेकंड युद्ध में क्या हुआ कि यमुना और उड़ीसा के उत्तर में जो स्थित आगरा और दिल्ली के क्षेत्र थे वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए? तो 3 हुए थे। ध्यान रखिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए थे। पहला कौन सा था? 1782 में, जो सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1817 से 1819। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के
पास बिट्टूर में पेंशन पर भेज दिया गया और जो पेशवा थे उन्हें क्या किया गया, पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्टूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया और इसी के साथ क्या हुआ, जो विंध्य का पूरा क्षेत्र था जहां मराठा शासन करते थे उस पूरे क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो गया। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी जो विस्तार करने की आक्रामक नीति पर चल पड़ी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल बने रहे, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि सर्वोच्चता की नीति किसकी है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की है और यह 1813 से 1823 तक 2 शासनकाल इनका हुआ, 2 पंचवर्षीय गवर्नर जनरल बने। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इस सर्वोच्चता की नीति जो हेस्टिंग्स की थी, इसका मानना क्या था कि कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है और वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनका अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार रखते थे। और उनका मानना क्या था कि हमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए हम भारतीय रियासतों को अधिग्रहण कर सकते हैं और उनको अधिग्रहण की धमकी भी देने का अधिकार अपने पास मानते हैं। आगे देखते हैं क्या है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। ध्यान रखिएगा, यह जो सर्वोच्चता की नीति थी यह बेरोक टोक नहीं चली, इसमें भी विभिन्न लोगों को क्या हुई, समस्याएं हुई। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जिसे आज कर्नाटक में पड़ता है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। जैसे कि कित्तूर जो वर्तमान कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, उसके छोटे राज्य को अंग्रेज हथियाने गए तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 29 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, 24 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में इनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ध्यान रखिएगा, आखिरी लहर जो अधिग्रहण करने की थी, मतलब जो आखिरी समय आखिरी पड़ाव चल रहा था, वह 1848 से 56 के बीच में था और किसके समय काल में, उस समय के वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। तो यह विलय नीति जो डलहौजी की थी, इसमें क्या कहा जाता था, मान लीजिए किसी शासक की मृत्यु हो गई और उसके पास कोई पुरुष शासक नहीं बचा है, मतलब कोई मर्द शासक नहीं बचा है, तो वह उसकी जो राजधानी है, मतलब वह जो क्षेत्र है वह अंग्रेजों के शासन में आ जाएगा, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा, यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगा वो। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें इसमें हड़पी गई और इस सिद्धांत में क्या हुआ कि एक के बाद कई रियासतें हड़पी गई। जैसे कि सबसे पहले कौन सी हड़पी गई, सतारा 1848 में, फिर संबलपुर 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, फिर नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ चली गई। तो विलय नीति पूछा जाता है कि सबसे पहले सतारा को 48 में हड़पा गया, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में हड़पा गया। आगे देखते हैं। आगे है, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया और लास्ट में क्या हुआ कि 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों भी 1857 के महाविद्रोह में शामिल हो गए और उन्होंने देखा कि जैसे उनके नवाब को गद्दी से हटाया गया, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने पर गुस्सा भड़क गया था और 1857 में अवध के लोग भी शामिल हो गए थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो वारेन हेस्टिंग के समय आते आते तक क्या हुआ कि कंपनी का बंगाल के अलावा मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल हो गई थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। तो ब्रिटिश इलाके प्रशासकीय इकाइयों में बट गए थे, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इलाके जो प्रशासकीय इकाइयों में बट गए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उस समय 3 क्या थे, प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था, हर एक प्रेसिडेंसी का शासनकाल गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए थे। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए थे। अगला पॉइंट है कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया
कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें यह कहा गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी। दीवानी अदालतें के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। ध्यान रखिएगा, दीवानी जो अदालतें होंगी उसके मुखिया कौन होंगे? यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करेंगे। और उसमें क्या होगा कि हिंदू और जो मौलवी होंगे वह भारतीय की कानून की व्याख्या करेंगे। फौजदारी अदालतों में क्या होगा? अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो नोट कर लीजिएगा, 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें ये कहा गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी और दूसरी दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए क्या करेंगे? भारतीय संविधान या भारतीय कानून की व्याख्या करेंगे। फौजदारी अदालतें अभी भी वह काजी और मुफ्ती के हाथों में थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में थे। आगे देखते हैं, आगे है कि काजी किसे कहा जाता था? तो काजी एक न्यायाधीश का पद होता था। ध्यान रखिएगा, उस समय काजी एक न्यायाधीश का पद होता था। और मुफ्ती क्या होते थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद हो जो कानून की व्याख्या करता था। तो मुफ्ती कौन होते थे? कानून की व्याख्या करने वाला मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो न्याय को जानता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता था और जो न्यायाधीश होता था इसी आधार पर फैसला सुनाता था। तो काजी कौन होता था? न्यायाधीश। और मुफ्ती कानून की व्याख्या करने वाला मुस्लिम व्यक्ति होता था, मुस्लिम समुदाय का। महाभियोग अगला पॉइंट दिया गया है। महाभियोग क्या था? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का ऊपरी सदन होता था इंग्लैंड का, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग कहा जाता था। तो इसमें प्रश्न है कि महाभियोग क्या होता है? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था और इसे महाभियोग कहा जाता था। आगे देखते हैं, आगे है कि जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद के महाभियोग मुकदमा चलने का 7 साल चला। ध्यान रखिएगा, 7 साल महाभियोग इस पर चला था। तो प्रश्न बनेगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का आरोप लगा था और महाभियोग चला था? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स था। आगे देखते हैं, आगे है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा क्या हुआ कि कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। आगे क्या है? मस्केट क्या होता था? मस्केट पॉइंट एक दिया गया था। तो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी मस्केट। ध्यान रखिएगा, मस्केट क्या होती थी? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती थी। मैचलाक क्या होती थी? शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो शुरुआती दौर की जो बंदूकें होती थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, वे मैचलॉक कहलाती थी। आगे अगला पॉइंट है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा साधा शासन स्थापित हो गया था। तो प्रत्यक्ष तौर पे शासन कंपनी का 1857 तक कितना हो गया था? 63% एरिया पे हो गया था और 78% आबादी पे हो गया था। अगला हमारा आज का लास्ट पॉइंट था कि 1834 में दास प्रथा का अंत हुआ और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ? 1834 में दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत हुआ। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।